हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर घटनाचक्र साइंस सीरीज। और आज के डिस्कशन में हम चैप्टर्स कवर करेंगे कौन कौन से। मैकेनिक्स को और मेजरिंग डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट और स्केल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स के मेजर करने को, उसको पढ़ेंगे और मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। और बाकी आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं हमारी साइंस घटनाचक्र सीरीज को, और अदर जितनी भी घटनाचक्र सीरीज है ऑलरेडी चैनल पे कंप्लीटेड है। और ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दी पीडीएफ एंड नोट्स एक्सेस। बाकी देखिए, ये वाला चैप्टर हम थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे, पहले मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है जहाँ पे हमें थोड़ी चीज़ें समझनी होती हैं। एंड देन हैशटैग रट्टाफिकेशन में आके हम चीज़ों को कवर कर लेंगे, अपने मेजरिंग डिवाइसेस को। सो विदाउट फर्दर डिले आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मैकेनिक्स है क्या। देखिए मैकेनिक्स, अब जो भी यहाँ पे टेक बैकग्राउंड मीन्स जिन्होंने इंजीनियरिंग या बीटेक बी किया होगा वो थोड़ा जो है कि इससे रूबरू होंगे, या साइंस पढ़ी होगी जिसने पीसीएम लिया होगा अपने 11th 12th स्टैंडर्ड में, तो इस टॉपिक से काफ़ी अवेयर होंगे। बट जिन्होंने नॉन टेक बैकग्राउंड लिया था, जैसे बीए हो गया, इन सब बैकग्राउंड से इन सब स्टडीज़ में बीए बीकॉम हो गया, तो वो थोड़ा जिससे अनअवेयर रहते हैं। बाकी ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जिसको आप हल्का सा फोकस करेंगे तो चीज़ें आपको काफ़ी क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएंगी। पहले देखिए मैकेनिक्स इस वर्ड से ही समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे देखिए मैकेनिक्स का लिखा है, ये एरिया ऑफ साइंस है जो कंसर्न करता है किसके, बिहेवियर ऑफ द फिजिकल बॉडीज। यहाँ पे कुछ बॉडीज की बात हो रही है, सब्जेक्ट करेंगे क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट मतलब वो कुछ चीज मूव करेंगी, एंड सब्सिक्वेंट अफेक्ट ऑफ देयर बॉडीज ऑन देयर इन्वायरमेंट, और सराउंडिंग में उनका इन्वायरमेंट में क्या अफेक्ट पड़ेगा। मीन्स यहाँ मान लीजिए कोई ए पर्सन है, ये दौड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, रन कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसने रन किया, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस कवर करके ये कुछ अपने फोर्स से मीन्स अपने वेट के साथ भागा होगा, कुछ एक्सेलरेशन लिया होगा, और ये फाइनल पोजीशन पे यहाँ पे पहुंचा होगा। तो यही बात करें, कोई भी फिजिकल बॉडी फोर्स लगे या अपने हाथ से फोर्स लगाए या डिस्प्लेस करे, तो उसका इन्वायरमेंट में चेंज क्या हो रही है। इनिशियल पोजीशन ये हो गई, फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो इसी को कह रहे हैं कि ये एक वन काइंड ऑफ द मैकेनिक्स है। ये क्या है, वन काइंड ऑफ द मैकेनिक्स है। और आप अदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई आप स्लाइडिंग, ये मान लीजिए स्लोप है, दिस इज स्लोप, और यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई है, यहाँ पे हमारी क्या है, एक बॉल है। अब इस बॉल को हम लोग ने यहाँ से मूव करा दिया और ये यहाँ पे आके गिर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ सर्टेन फोर्स, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब हमने इसको जब यहाँ से स्लाइड कराया तो ये धीरे 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 नीचे आके यहाँ पे हो गई। तो ये भी एक काइंड ऑफ द मैकेनिक्स है, जिसमें हमने क्या यूज किया, एक बॉडी का मास था, यहाँ पे फोर्स यूज हुआ, यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यूज हुआ, और फाइनल पोजीशन यहाँ आ गई। बट इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एनर्जी होगी, मीन्स इस बॉल की इनिशियली कुछ यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी सुना होगा। तो ये सब चीज़ें पोटेंशियली रहती है, जिसे हम हाफ एम वी स्क्वायर कहते हैं। तो क्वेश्चंस के थ्रू इनको समझेंगे तो ये सब एक ही चीज़ में, हर चीज़ में, जैसे आप बैठ कर पढ़ रहे हैं तो भी आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है। आप कुछ वर्क कर रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी जो है कि कंज्यूम हो रही है, इसीलिए आपको फूड खाना पड़ता है जिससे आपको एनर्जी मिले। तो ये ऑल पार्ट ऑफ क्या है, हमारे सराउंडिंग से चीजें समझे तो मैकेनिक्स काफ़ी ईजी हो जाएगी। और एग्जामिनेशन पर्पज से हमें यहाँ पे बहुत बेसिक करना है, हमें यहाँ पे इसमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें जो है कि यहाँ पे कोई टेक डिग्री नहीं लेनी है। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे वन बाय करके। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। हमने हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है अभी। बेसिक डेफिनेशन की क्या पढ़ी है, कि मैकेनिक्स वो एरिया ऑफ साइंस है जो फिजिकल बॉडी के बिहेवियर से डील करता है। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगेगा और सब्सिक्वेंट इफेक्ट या चेंज होगा बॉडी का इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे। बाकी इसमें डील करते हैं मास से, मोशन से, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी। तो आइए यहाँ पे अब दो चीज जानते हैं, व्हाट इज वेट और मास। अब सुना होगा आपने, ये दोनों ही सर वेट और मास सिमिलर सी थिंग है, बट नो इट इज नॉट ऑल दो सिमिलर, ये डिफरेंट थिंग है। क्यों डिफरेंट है, अभी मैं समझा देता हूँ। यहाँ डेफिनेशन पढ़ लेंगे, वेट इज द फोर्स exerted इन ए बॉडी बाय ग्रेविटी। अब वेट क्या है, कोई भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है उसे हम वेट कह रहे हैं। मास क्या है, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द मैटर इन पर्टिकुलर पार्टिकल और द ऑब्जेक्ट। जो मास हमारा रहता है, मैटर कांस्टेंट एट एवरी प्लेस, और ये डिनोट करता है एम से। तो आइए इसको जो है कि मैं समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी कोई भी एस्पिरेंट हमारा, ये एग्जांपल लेते हैं, हेल्दी वेट लेते हैं। अब यहाँ पे मैं मेल का एग्जांपल ले रहा हूँ, मेल का चलिए दोनों ले लेते हैं। मेल जो है कि 75 kg हेल्दी एग्जांपल, और यहाँ पे कोई ये हाइपोथेटिकल है, और फीमेल का किसी आइडियली 50 या 55 kg ले लेते हैं। ठीक, ये हम आइडियली जो है कि कोई एग्जांपल ले रहे हैं, कि कोई भी बुरा ना माने, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा मास क्या है, कांस्टेंट रहेगा कहीं भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस। क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ
प्लेस ऑन दी अर्थ, ये मास जो है हमारा कहीं पे प्लेस, कोई भी प्लेस हो, ये मास सेम रहेगा। ठीक, हमारा मास क्या है, एक मेजरमेंट अमाउंट है जो कंटेन करता है समथिंग कंटेन्स, मतलब एक मैटर को कंटेन कर रहा है, पार्टिकल को, जो हर जगह जो है कि सेम रहने वाला है। ठीक, ये बात हो गई मास के बारे में। अब वेट क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। अब इसको समझेंगे कैसे। अब जो ये वेट है आपका 75 और 55, अब मान लीजिए हमारी अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, ये आपको जो है कि पता होगा। हमारी अर्थ, इजी लिख देता हूँ, अर्थ की ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम मून की ग्रेविटी ले लेते हैं यहाँ पे, mg लिख देता हूँ। मून की ग्रेविटी है 1/6 ऑफ दी अर्थ होती है, 1/6 ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/6 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बताने का क्या पर्पज है, वेट जो होगा, वेट ऑफ द मेल, यहाँ पे वेट ऑफ द मेल को डोनेट कर देते हैं। वेट ऑफ द मेल 75 था, तो अर्थ पे कितना होगा, 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो भी एक्स आएगा वो न्यूटन में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, मैंने आपको पहले बताया था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन जाता है, न्यूटन बन जाता है। ठीक, ये होगा हमारा किस पे, अर्थ का, ये अर्थ का वेट हो गया। देन अगर हम मून की बात कर ले, मून पे अगर इनका वेट जो है कि मास 55 है, तो मून में ग्रेविटी जो है कितनी है, 1/6, तो 9.8 अपॉन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये होगी मून की ग्रेविटी। यहाँ पे जो भी वाई आएगा वो हो जाएगा न्यूटन में हमारे मून पे। तो आई होप ये डिफरेंस आपको ऑल दो क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, वेट है, ये मास में डिफरेंस क्या है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज लिखी हुई है, क्या, एक चीज आपको मेंशन है स्केलर क्वांटिटी, एक चीज मेंशन है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी आर दोज हु विच ओनली दी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब जैसे ये मास है हमारा, जो है कि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, मींस इसके पास या तो केजी होगा, या कोई भी अदर चीज होगी तो मीटर में ही होगा, या अदर चीज होगी तो पाउंड में, ये सब क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। पर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, दीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल दी डायरेक्शन, मीन्स इसके पास डायरेक्शन भी होगा। मीन्स यहाँ पे अगर कोई चीज है मास में तो ऐसे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे कोई भी चीज है, ग्रेविटी है, तो ये यहाँ पे आपने ये सुना होगा, ऊपर किसी भी जैसे केजी है तो इस पे डायरेक्शन ऐसे लिख देंगे। न्यूटन हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसके पास केजी मास एक्सेलरेशन भी है, तो ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो है कि डिफरेंस ऑल दो आप याद रखेंगे, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दोनों चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। एंड वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू दी प्लेसेस, यहाँ पे प्लेसेस से वेरी करेगा, कांस्टेंट रहेगा हर प्लेस पे, इसका न्यूटन होता है, इसका किलोग्राम और ग्राम होता है। ये मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। ठीक, यहाँ पे न्यूटन लिख देते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो लेट मी राइट इट न्यूटन। तो यहाँ पे आप न्यूटन लिख देंगे, और इसको जो है कि ऊपर आप ऐसे तीर सा देखेंगे तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देन आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ये दो चीज क्या है, देखिए कोई भी चीज है, मीन्स आप यहाँ पे ए इनिशियली पोजीशन पे यहाँ पे था, ठीक, इनिशियली पोजीशन पे यहाँ था, और वो यहाँ से ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, और यहाँ आ जाता है। ठीक, ये फाइनल पोजीशन जो है कि ये ए पे था, और यहाँ पे ए डैश पे आ जाता है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा, मींस इसने यहाँ से ये सब जो डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम बोलेंगे डी। मींस यहाँ पे मान लीजिए ये 3 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चला, ये 4 किलोमीटर चला, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा 3 2, ये मतलब सबको एडिशन कर देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ये लगभग आई नो 3 3 6 10, और ये 14 आएगा डिस्टेंस, 14 मान लीजिए किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेड डिस्टेंस। यहाँ से जो है कि सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस क्या देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, तो ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो यही होता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। देखेंगे तो डेली लैंग्वेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम लगते हैं, बट फिजिक्स में दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्पेसिफिक पाथ ट्रेवल बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर है हुज लेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। मैंने बताया जैसा आपको, तो ये दोनों ही बेसिक सी पॉइंट है जिसको आप डिफ्रेंशिएट करके याद कर सकते हैं। स्पेसिफिक पाथ मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट का स्पेसिफिक पाथ है, वो डिस्टेंस है। ये वेक्टर लेंथ है, मींस यहाँ पे शॉर्टेड डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस है आपकी इनिशियल प्लस फाइनल पोजीशन ऑफ ए पॉइंट में, तो ये आप याद रखेंगे। और ट्रैवल डिस्टेंस ओनली हैव द मैग्नीट्यूड, वाई डिस्प्लेसमेंट हैज द मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो ये इट इज क्लियर दैट डिस्टेंस इज ए स्केलर, और वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और बाकी यहाँ पे देख लेंगे, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे, मान लीजिए आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे ए खड़ा है, यहाँ से ऐसे 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 ट्रैवल करके इसी पोजीशन पे वापस आ गया है,
ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, ये सारा तो आपका डिस्टेंस हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अपने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा, मीन्स अपने उसी पोजीशन पे खड़ा है, और आपका डिस्टेंस क्या है यहाँ पे डी होगा, मान लीजिए 2222 है, तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। तो आई होप इससे आप समझ गए होंगे। देन क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी इसमें क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। सिंपल सी डेफिनेशन आप सभी जानते हो कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी बाई टी होगा। तो ये सिंपल सा है, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एंड ये तो सिंपल सा, इसमें कोई डेरिवेशन निकालना नहीं है, आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा जितना टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हम लगा देंगे तो हमारी स्पीड निकल आती है। एंड इसमें मुझे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या मैंने प्रीवियस क्लास में शायद कहीं स्पीड अगर डी इंटू टी बोल दिया होगा तो काइंडली उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मुझे हल्का सा लग रहा है शायद मैंने ऐसा किया है, बट ऑल मुझे इतना भी है कि नहीं किया होगा। सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे अगर किया होगा तो प्लीज़ काइंडली प्रीवियस सेशन में कोई ऐसा ना समझे, क्योंकि फ्लो में कभी कभी निकल जाता है। अभी मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, शायद मैंने एक जगह शायद गलती से बोला है उसे। तो इसको आप करें, यहाँ पे वहाँ पे करेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे स्पीड क्या होता है, डी बाई टी होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड होगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। अब वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, स्पीड क्या है, आप ऐसे 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 भी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक, ये कोई रोड है, मान लीजिए रोड पे आप जो है कि कितनी स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, पर वेलोसिटी क्या है, एक ये भी आपका स्पीड की तरह ही है, मीन्स यहाँ पे आपको ये भी मीटर पर सेकंड में देखने को मिलेगी, बट ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने को मिलती है। ये भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। ये क्या होता है, वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल है, यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको स्मॉल डी और टी से लिख सकते हैं। तो ये आप डिफरेंस याद रखेंगे। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी इज दैट स्पीड ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। बाकी वेलोसिटी क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। स्पीड जो है कि स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसी के साथ आपका जो है क्या है, आपने स्पीड समझ लिया और वेलोसिटी के बारे में दोनों चीज समझ ली है। अब यहाँ पे आता है एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एसेलरेशन नाम दिया जाता है। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम, जिसे हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इसको v और माइनस यू से लिखते हैं। यहाँ पे एक पोजीशन देख लेंगे, v माइनस यू अपॉन में टी। इसे हम लोग क्या कर देते हैं, मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी की होगी और यहाँ पे सेकंड आपका पहले से रहता है, तो ये दोनों ही इनवर्स में जाके मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है हमारी एसआई यूनिट। तो एक्सेलरेशन सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है, ये याद रखिएगा। v ये u होता है, इनिशियल वेलोसिटी को हम u रहते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v लेते हैं, टाइम को t लेते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। अब इसके बाद न्यूटन के 3 लॉ है ना, ये भी सिंपल से लॉ है, इनको जो है कि ब्रीफली समझ लीजिएगा। 3 फिजिकल्स लॉ दिए थे न्यूटन ने, जिसमें से पहला लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ सेज दैट, कि पहला लॉ कि आपका कहता है न्यूटन की एवरी ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट विल रिमेन रेस्ट और यूनिफॉर्म इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू दी एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स जो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो मीन्स यहाँ पे यहाँ रखा है तो वो या तो रेस्ट में रहेगा, या तो उसको हमने मूव करा दिया है तो वो स्लाइडिंग मूव करके अगर जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म ही रहेगा, अनलेस अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे है तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगा। अगर ये यूनिफॉर्म है, ये विदाउट फ्रिक्शन है, ये क्या है, विदाउट फ्रिक्शन है, तो ये मूव करते ही रहेगा। अब यहाँ पे सरफेस पे फ्रिक्शन होगा तभी जाके ये अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करके एक टाइम पे पॉज होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। देन इसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, ठीक। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ में और भी पॉइंट है, जैसे इनर्शिया क्या है, इनर्शिया टेंडेंसी ऑफ मैटर बाय विच इट कंटिन्यूज एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म। से फर्स्ट लॉ को न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे सेम चीज है, डेफिनेशन वही है, इन लॉ ऑफ इनर्शिया भी वही कहेगा जो हमारा फर्स्ट लॉ कह रहा है। फिर टेंडेंसी यही है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कोई समझाने वाला पॉइंट है नहीं। देन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी सेकंड लॉ ऑफ स्टेट करता है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन 2 वेरिएबल्स। पहला क्या, नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ठीक, कितना नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों को मिला के हमारा सेकंड लॉ निकलता है। मींस यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट टू फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। मीन जो है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा, यहाँ पे मास इंटू फोर्स क्या होता है हमारे, देखिए सेकेंड लॉ सिंपल से कोनेट क्या करता है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला डेरिवेट करके दिखा देते हैं।
फोर्स क्या होता है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स यहाँ पे क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन होता है। फोर्स जो है आपका क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, आई होप इस चीज को आपने समझा होगा। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन एज द सेम डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है किसपे, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन ये है एफ इंटू एम लिख रखा है, ठीक। और इसको जो है कि यहाँ पे अगर हम कर दें तो एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए आ जाएगा। यही हमारा सेकेंड लॉ है कि फोर्स कितना लग रहा है, और इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसकी यूनिट हो गई केजी, इसकी क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको अगर डेरिवेट करना होगा तो एक्सेलरेशन जानते हैं क्या होता है, आपकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टी, मीन्स जो है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में जो है कि टाइम, इसको हम लेते हैं। तो ये चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। मीन्स अगर 1 न्यूटन की बात करें तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना फोर्स मीन्स लग रहा है, तो ये 1 न्यूटन के बराबर आ जाता है। मीन्स यहाँ पे 1 kg ऑफ मास है, यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन लिया जाए तो ये 1 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। हमने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। मीन्स कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म अगर मोशन में तो मोशन रहेगी। सेकंड क्या पढ़ लिया आपने, जो है कि एक्सेलरेशन कर लिया कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब थर्ड लॉ क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। इसको क्या कह देते हैं, थर्ड लॉ को एक्शन एंड रिएक्शन। मींस इसका सिंपल सा एग्जांपल ले, मान लीजिए ये रिवर है, ये साइड में इसके जो है कि आपका एम्बैंकमेंट या बना हुआ है। अब ये रिवर में यहाँ पे क्या है, बोट है। आपने कभी भी देखा होगा कि बोट से जब उतरते हैं तो ये हल्का सा पीछे होती है, जैसे ही आप यहाँ आते हैं ये हल्का सा पीछे होती है। मीन्स हर एक्शन का रिएक्शन होगा। आपने एक्शन किया बोर्ड से उतरने का, तो यहाँ पे रिएक्शन देखने को क्या मिला, बोर्ड थोड़ी सी पीछे डिस्प्लेस हुई। तो मीन्स हर एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन होगा। दूसरा आपका गन का रिकॉइलिंग होता है, जब गन को फायर करते हैं तो वो रिकॉइल होती है, मीन्स आपको थोड़ा सा झटका लगता है। मीन्स आप बुलेट को इस डायरेक्शन में मारते हैं, अगर यहाँ से बुलेट जा रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से गन को भी बना लेते हैं। बुलेट अगर इस डायरेक्शन में जाए तो आपको इधर आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको रिएक्शन थोड़ा सा रिकॉइल देखने को मिलता है। तो यही लॉ कहता है यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसको आप पढ़ लेंगे कि देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ताकि हर चीज बैलेंस में रहे। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है मोमेंटम। ठीक, यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे मास और वेलोसिटी, यहाँ पे अगर मास इंटू एक्सेलरेशन कर देते तो वो क्या हो जाता, आपका नेट फोर्स आ जाता। ठीक, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स आ जाता, बट यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो मोमेंटम आएगा। मोमेंटम क्या होता है, चेंज ऑफ रेट। मीन्स यहाँ पे कोई भी चीज मूव कर रही है तो वो मोमेंटम कहलाती है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इसके पास आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड। तो इससे आप याद रख सकते हैं। बाकी आपके एक्सेलरेशन की क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप लिख सकते हैं क्या, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो ठीक, यहाँ से आपको दिखेगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द इम्पोज्ड फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट। मींस कितना फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे क्या है, फोर्स, फोर्स को कैसे लिखना है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम लिखना है। ठीक, यहाँ पे फोर्स क्या होगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल और फाइनल। तो मींस आपकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम हो जाएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से एम मास को कॉमन लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल आएगी अपॉन में टाइम आएगा। और ये चीज क्या होती है, मींस वी माइनस यू बाई टी, हम क्या जानते हैं, ये इट इज एक्सेलरेशन। मैंने आपको ऊपर ही पढ़ा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये आपका ए आ जाएगा। और इस जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं के, तो वो हमारा कांस्टेंट के जो है 1 लिया जाता है, इसीलिए फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाता है। हेंस वेरीफाई दी सेकंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो। तो आप ये चीज याद रखेंगे, क्या फोर्स यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स को, तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम होता है गाइस। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है कि फोर्स हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चेंज इन मोमेंटम कैसे कर लिया इन्होंने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके। ठीक, एम यू अपॉन में टी। अब यहाँ से मास को अगर हम कांस्टेंट लेंगे, एम को कांस्टेंट ले लेंगे, तो यहाँ पे वी माइनस यू बाई टी बचेगा। इसको एक्सेलरेशन लिख दिया है यहीं पे। और के को यहाँ पे जब भी कोई प्रोपोर्शनल हटाते हैं और इज इक्वल टू लगाते हैं तो इसको कांस्टेंट लिख देते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हुई होंगी, सिंपल सी चीज थी ये। देन यहाँ पे देखिए आपका वर्क आ रहा है। वर्क क्या होता है, कोई भी अ फोर्स इज सेड टू बी वर्क इफ व्हेन एक्टिंग देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन। मींस
कोई भी वर्क सेट होगा कि कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर फोर्स लगाया है और उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मीन्स फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में चेंज है, मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स जो है कि जीरो नहीं होगा, तो उसे हम वर्क डन माना जाएगा कि यहाँ पे कुछ काम हुआ है। तो यहाँ पे वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एस। एस किसका, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये फोर्स और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हुआ है, तो ये हमारा ये आ जाता है। और बाकी देखिए तो देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा होगा, फोर्स जो है इज नॉट अ डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर्मिंग एन एंगल थीटा, यहाँ पे इसको थीटा पढ़ते हैं। देन वर्क डन क्या होगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू, मीन्स किसी एंगल पे लगा है, तो मीन्स यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि अगर देखिए सामने अगर है फोर्स तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, मान लीजिए किसी एंगल पे फोर्स एक्ट हुआ है, तो यहाँ पे कॉस थीटा ऐड कर देते हैं बस। यहाँ पे क्या होता है, एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे थीटा की वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे अब यहाँ पे कमेंट करेंगे कॉस 0 होता है, कॉस 90 होता है, कॉस 45 होता है, 60 होता है, ठीक। ये हम थोड़ा एल्जेब्रास पढ़ते हैं, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम एक टेबल याद करते हैं गाइज, यहाँ पे साइन कॉस टेन, यहाँ पे टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, यहाँ पे 0 1 2 3 आपका 0 30 45 60 90 ऐसे लिखे होते हैं और इनकी वैल्यूज लिखी होती है, वो याद रहनी चाहिए, कभी कभी फॉर्मूला में काम आ जाती है। किसी सेशन में अभी आगे आएगा तो मैं आपको करा दूंगा वो, ठीक। यहाँ पे इससे याद रखेंगे, ठीक। यहाँ पे आपका क्या है, वर्क की यूनिट हमें पता है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। यहीं पे ये सिंपल सा है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, मीन्स 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर के लगाया गया है, तो वो हमारा क्या होता है, जूल होता है, जूल को हम न्यूटन मीटर लिखते हैं, तो ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। पावर मैंने आपको समझा दिया था प्रीवियस सेशन में कि वर्क अपॉन में टाइम होगा, तो वो हमारा क्या होता है, पावर होता है, जैसे इसकी यूनिट वॉट होती है। और अनदर यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वॉट होता है। इसको याद करने के लिए मैंने बताया था, फेमस जो है कि 786 नंबर होता है, 4 को हाफ कर दीजिए, 746 आ जाता है यहाँ पे। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी फॉर डूइंग दी वर्क, मीन्स सबकी एनर्जी है, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, जैसे मैकेनिकल, हीट, लाइट और साउंड एनर्जी होती है, इसकी एसआई यूनिट भी जूल होती है। देन मैकेनिकल एनर्जी होगी, सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के हमारी मैकेनिकल एनर्जी बनती है। ये क्या रहता है, सम ऑफ द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी यूज टू डू दी वर्क। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, और पोटेंशियली वो कितना ज़्यादा एनर्जी जो है कि उसके पास है कि किसी चीज़ को वर्क को कर सकती है, तो ये दोनों चीज़ सिमिलर है, तो ये आप बेसिकली याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए आप हाफ mv² है, इसका डेरिवेशन को कराना वो नहीं है, बस इसको हैशटैग रेक्टिफिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा ये हमारी जनरल स्टडीज की क्लास है। अगर इंटरेस्ट है तो कभी और किसी सेशन में आप कमेंट करिएगा, तो इनके डेरिवेशन भी आपको समझाए जाएंगे कि कैसे ये हाफ mv² कैसे ड्राइव किया जा रहा है, तो वो भी बता दिया जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच होता है, ठीक, ये याद रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी मास, जहाँ पे m क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, h क्या होती है, हाइट होती है, तो m इंटू जी इंटू एच हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो ये सारी चीजें हो गई, और अब तक आपको बस 2-3 चीजें याद रखनी है, क्या, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट भी मैंने क्या बताया, वो भी आपका यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट डी बाई टी होता है, एक तरह से देखें, ठीक। स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, स्पीड कोई पर्टिकुलर विदाउट डायरेक्शन होगी, पर डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। देन इसके बाद मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया, मींस वी यू माइनस अपॉन में टी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, फोर्स के बाद यहाँ पे आपने फोर्स को आपने मोमेंटम के टर्म पढ़ा, ठीक। यहाँ पे पढ़ा होगा क्या, फोर्स को मोमेंटम में के टर्म में पढ़ा, एफ इंटू ए, जैसे चेंज इन मोमेंटम से कैसे वेरीफाई किया। देन यहाँ पे कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा है। देन इसके बाद आपने सीधे वर्क का पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ पे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये दो फॉर्मूलाज आप याद रखेंगे, तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। देन यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी बाय द एपरेटस। अब जैसे डायनमो है, डायनमो एनर्जी को चेंज करता है मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। इसका सबसे एग्जांपल है, जैसे कार के व्हील्स जब चलते हैं, व्हील्स स्पिनिंग ऑफ द व्हील होती है कार की या बाइक की, तो वो आपके बाइक में या कार में लगी हुई बैटरी को चार्ज करते हैं, जिससे इंटरनली कार की लाइट्स और जो भी एसी वेसी वो वर्क करते हैं। तो डायनमो क्या है, सर्कुलेटिंग एनर्जी, मींस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन इसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, मींस आपके घर में जितने भी जैसे पानी आ रहा है,
तो कहीं न कहीं शक करता होगा, जैसे गाँव में सबमर्सिबल्स हैं, शहरों में मोटर कह दी जाती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर है या कहीं भी इलेक्ट्रिक मोटर लगी हो सकती है। मैं वाटर का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वाटर विद ड्रोन का, कि पानी निकाला जा रहा है। आप इलेक्ट्रिक मोटर कहीं भी लगी हो सकती है, जैसे जनरेटर्स हैं, उसमें क्या है इलेक्ट्रिकली एनर्जी हो रही है। जनरेटर तो हालाँकि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कर रहे थे, नहीं। तो इलेक्ट्रिक मोटर सिंपल सा है, आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो मैकेनिकल वर्क काम करती है। माइक्रोफ़ोन्स है, वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं। लाउड स्पीकर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल को साउंड एनर्जी में करता है। सोलर सेल हो गए, सोलर एनर्जी को आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये बहुत फ़ोकस है, तो इसको याद रखिएगा। इसके मैकेनिज़्म को भी आगे हम पढ़ेंगे। ट्यूबलाइट है, ये इलेक्ट्रिकल को लाइट एनर्जी में करता है। कोई भी ट्यूबलाइट है, फ्लोरोसेंट है, उसमें हम जो है कि लाइट इलेक्ट्रिक पार्ट्स करते हैं, तो वो हमें क्या देती है, ल्यूमिनेस लाइट देती है। इलेक्ट्रिक बल्ब सेम जो है कि हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ-साथ हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक सेल क्या है, आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहा है। कैंडल क्या कर रहा है, लाइट जो है आपकी केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट में, कैंडल यहाँ पे आपकी मूर्ति भी ले सकते हैं। वो सितार क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, तो ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। कैसे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जानते हैं, यहाँ पे आपको ग्लूकोज और वाटर ये बनते हुए दिखता है, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज, तो इससे जो है कि थोड़ा आप याद रखेंगे। यहाँ पे मैं उसको बता नहीं रहा हूँ, बायोलॉजी के सेशंस में इसको अच्छे से कवर किया जाएगा। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें हो गई गाइज। अब आइए ब्रीफली इसके कुछ क्वेश्चन है हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंपल मशीन हेल्प अ पर्सन इन डूइंग। तो सिंपल मशीन क्या करती है, लेस वर्क, सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज लेसर फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली, और सेम अमाउंट ऑफ वर्क मच फास्टर। तो यहाँ पे देखिए कोई भी सिंपल मशीन है तो वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क करेगी पर कम फोर्स के साथ। तो यही एक मशीन का काम है। मशीन क्या करती है, ईज ऑफ डूइंग वर्क कह सकते हैं, डूइंग बिजनेस तो नहीं, डूइंग वर्क यहाँ पे आपके ईज करता है कोई भी काम करने के लिए। तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे पर लेसर फोर्स। जैसे यहाँ पे लेथ मशीन्स हो गई, यहाँ पे लेथ मशीन आपने सुना होगा, तो वो काम क्या करते हैं, जैसे आपको किसी चीज़ की कटिंग वटिंग करनी है तो लेथ मशीन मल्टीपल ऑपरेशन करती है। पहले अगर मैन्युअली किया जाए तो बहुत टाइम लगता था, लेथ मशीन से थोड़ा फास्ट हो जाता है। यहाँ पे जैसे देखें तो आपके इलेक्ट्रिक हैमर हो गए, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक हैमर है, किसी चीज़ को तोड़ना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बट इलेक्ट्रिक हैमर के हेल्प से वो लेसर फोर्स के साथ और जो है कि कम टाइम में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ वर्क लेसर फोर्स और थोड़ा टाइम भी कम लग सकता है। ठीक, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मैन स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव बैलेंस इफ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। यहाँ पे क्या है कि कोई मैन स्टैंडिंग है सेंसिटिव बैलेंस पे, अगर वो इनहेल कर रहा है तो रीडिंग ऑफ द बैलेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, जाहिर सी बात है। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रीडिंग ऑफ द बैलेंस इंक्रीजेज इफ पर्सन इनहेल्स डीपली, क्योंकि 1 लीटर ऑफ द एयर वेट अराउंड 1.125 ग्राम। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1 लीटर ऑफ एयर कितना वेट करता है, इतना ग्राम वेट करता है। और मैक्सिमम जो है 4.8 लीटर ब्रेथ जो है एवरेज वाइटल कैपेसिटी फॉर मेल्स होती है, जो कि वेट करता है 5.88 ग्राम। तो यहाँ से थोड़ा सा वेट स्लाइटली इंक्रीज करते हुए दिख जाएगा। बैलेंस का मतलब हो गया आपका वेइंग मशीन। यहाँ पे इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे इसको क्या कह देंगे, वेइंग मशीन कह लेंगे। तो ठीक, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर कह रहे हैं नोट द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया क्या है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है नहीं। अब डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, फोर्स, यहाँ पे वॉल्यूम खाली है, वॉल्यूम क्या है, खाली मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। बाकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे और यहाँ से एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। देन कह रहा है वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है इसमें से, क्या टाइम हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो ये सब क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। ये तीनों ही क्या है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। आपका डिस्प्लेसमेंट इज ओनली दी वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। देन कह रहा है नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे स्पीड हो गया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बाकी ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्पीड क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आपका कह रहा है कि फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, क्या फोर्स, वेलोसिटी, प्रेशर, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे स्केलर खाली प्रेशर है, बाकी ये सब नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन की एक डायरेक्शन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड है। फोर्स एक्टिंग होता है क्या, हमने बताया फोर्स जो है कि आपका कॉस थीटा मीन्स किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जा सकता है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर सिंपली किसी एक चीज़ पे एक्सर्ट किया जा रहा है, ये एक मैग्नीट्यूडनल है। तो इसे यहाँ पे इससे ब्रीफली देख लेंगे। देन अगेन आपका वेक्टर क्वांटिटी की बात है,
यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम है, तो यहाँ पे बाकी ये है, बाकी ये सब नहीं है। बाकी गाइज यहाँ पे एक डिस्क्लेमर, अगर मे भी आपको थोड़ी सी पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी तो अपॉलॉजीज फॉर दैट, क्योंकि समर वेकेशन चल रहे हैं, बच्चे सारे घर में हैं, क्योंकि घर पे ही मैं करता हूँ, मेरा कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है। तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे एंड अपॉलॉजीज फॉर दैट। यहाँ पे आप आई होप कंटेंट पे फोकस करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इग्नोर करेंगे आप, एंड ये आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं कॉज कर रहा होगा। देन हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ द मोमेंटम एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या है, कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो ऑफ द मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए सिंपली कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय रेशियो ऑफ मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मास रिप्रेजेंट करता है। कैसे, मोमेंटम हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था ऊपर, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास को अगर हम इधर करते हैं तो मोमेंटम अपॉन में वेलोसिटी हो जाएगा क्या, हमारा मास। बाकी क्या है देखिए, फोर्स क्या होता है आपका, नेट नेट एक्टिंग अपॉन है ये v माइनस ये अपॉन में t है, ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। ठीक, तो ये सब चीज़ें तो होंगी नहीं। वेलोसिटी क्या है, ये भी आपका मीटर पर सेकंड है, मीन्स डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये बस बचता है मास। तो ये आपका क्या है, मोमेंटम अपॉन में वेलोसिटी करेंगे क्या, मोमेंटम अपॉन में वेलोसिटी, तो हमारा मास निकल के आ जाएगा। कह रहा है फोर्स क्या है, प्रोडक्ट, सिंपल मास इंटू एक्सेलरेशन, बहुत बार कर चुके हैं हम इसे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट मीन जो है कि आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, क्या फ्रिक्शनल, इम्पैक्ट, नन ऑफ दीज, मैग्नेटिक। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स है। बाकी इम्पैक्ट फोर्स में कॉन्टैक्ट होगा, फ्रिक्शन में भी जान रहे कोई चीज़ फ्रिक्शनली है, फ्रिक्शन की वजह से रुक रही तो फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट होगा, नन ऑफ दिस होगा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स है। बीपीएससी 2014-24 का क्वेश्चन है ये। देन यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, विदाउट दी नीड फॉर दी फिजिकल कॉन्टैक्ट। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सब क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मीन्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स सिंपली जो है फिजिकल टच की जरूरत ना पड़े, कॉन्टैक्ट में आपको फिजिकली वो दोनों बॉडी आपस में टच ही होनी चाहिए। देन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, तो आपका कह रहा है कि इफ ए नंबर रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब आर इक्वल, देन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट विल बी। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। कह रहा है कि नंबर रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आर इक्वल, मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों ही इक्वल है। पहली बात तो इनके फॉर्मूला पता होने चाहिए आपको। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, एल क्यूब होता है। सरफेस और एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, 6l² होता है। ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो L इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए L इंटू एल इंटू एल, इसको एल क्यूब को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, और 6 इंटू एल लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे दोनों चीजें कट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड में भेज दें तो ये कट जाता, तो L इज इक्वल टू 6 आएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था, सिंपल सी बात है कि लेंथ कितना होगा यूनिट मेजरमेंट में, तो वो 6 होगा। तो इन टर्म्स ऑफ ऐसे इसको निकाला जा सकता है। यहाँ पे कुछ कुछ आपको फॉर्मूले भी रटने होंगे गाइस, क्योंकि फिजिक्स है। आगे अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो किसी सेपरेट सेशन में आपको याद करा दूंगा कि एरिया क्या है किसी चीज़ का। जैसे एरिया आपको स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, पेरीमीटर जो है कि 4a होता है, रेक्टेंगल का जो होता है L/B होता है, 2l+b इसका पेरीमीटर होता है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है कि आपको याद रहनी चाहिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन मींस एनर्जी को कंजर्व करना है क्या। एनर्जी कंजर्वेशन होता है जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, कुड बी क्रिएटेड कुड नॉट। यहाँ पे पहली बात तो याद रखें, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मीन्स ना एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन जो भी आपके पास प्रेजेंट फॉर्म में एनर्जी है वही कन्वर्जन होते रहता है। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, एक बैलेंस सा बना हुआ है, एनर्जी का बैलेंस। मीन्स यहाँ पे क्रिएशन और उसका डिस्ट्रक्शन, ये जो है कि हमेशा इसी साइकिल में चल रहा है। तो बस ये याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, इसको जो है कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो ये ऊपर नहीं था, यहाँ आ गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट करता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड सोलर एनर्जी। इसमें से नॉट अल्टीमेटली ड्राइव फ्रॉम द सन एनर्जी, इसमें से कह रहा है कि सन एनर्जी से क्या ड्राइव नहीं है। तो सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे विंड एनर्जी नहीं होगा, बायोमास नहीं होगा, न्यूक्लियर और जियोथर्मल एनर्जी नॉट अल्टीमेटली। मीन देखिए यहाँ पे विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी डायरेक्टली लिंक किया जा सकता है किससे, सोलर एनर्जी से लिंक किया जा सकता है, क्योंकि बायोमास डिकम्पोजिशन कराना है तो हमें हीट और सनलाइट की जरूरत पड़ सकती है। विंड एक ऐसा फिनोमिना है जो हमारे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड, इसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट करता है सनलाइट से। ये दोनों है, बाकी न्यूक्लियर और जियोथर्मल एनर्जी में से कोई लिंक नहीं है। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, जनरेटेड विद इन दी अर्थ। ठीक, तो इसको याद रखें क्या,
जियोथर्मल एनर्जी क्या है, हीट जो भी जनरेट होगी वो विद इन अर्थ होगी। ठीक, यहाँ से इसको जो कि पढ़ लीजिए, कम फ्रॉम द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ द प्लेनेट एंड रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द मटेरियल। थर्मल एनर्जी क्या है, ये रॉक्स और फ्लूइड्स इन द सेंटर ऑफ द अर्थ में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी है फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द कोर ऑफ द एटम, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे फिजन और फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, जानते हैं फिजन क्या होता है। फिजन स्प्लिटिंग ऑफ द मींस एटम का स्प्लिट होना सेलुलर पार्ट में। फिजन क्या होता है, एक एटम जो है कि सेलुलर पार्ट में ये स्प्लिट करते जा रहे हैं। और फ्यूजन क्या होता है, फ्यूज टुगेदर मींस जो है कि दो बड़े बड़े पार्ट हैं, वो एक एक पार्ट में जो है कि फ्यूज हो गए, फिर ये दोनों एक में, फिर ये एक में, तो ये फ्यूजन होता है। ये क्या है, ये फ्यूजन है। ये क्या है, फिजन है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, अभी चैप्टर आएगा तो उसमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। जियोथर्मल एनर्जी हेंस क्या हो गया आपका, ये दोनों ही नॉट ड्राइव फ्रॉम द सन एनर्जी, बाकी बायोमास और विंड एनर्जी अल्टीमेटली ड्राइव फ्रॉम द सन एनर्जी। तो ये आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एनर्जी ऑफ द विंड। अब एनर्जी ऑफ विंड क्या है, यहाँ पे क्या है, इसके पास पोटेंशियल, काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल दोनों, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी होती है। तो कोई भी देखिए मूविंग चीज है उसके पास ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको आप याद रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे एनर्जी ऑफ द विंड क्या होता है, ओनली काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि ऑल मूविंग थिंग्स हैव द काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी प्रोजेस्ट ड्यू टू द मोशन और द मूवमेंट। तो विंड के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एयर इन द मोशन है, तो इसको ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन कह रहा है कि विंड पावर विच फॉर्म ऑफ द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी, विंड विंड के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, उसी को हम लोग जैसे विंड मिल्स लगी होती हैं, तो आई होप ये आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, फैन लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसी को क्या करते हैं, विंड एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको आप यहाँ से पढ़ लेंगे। देन यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग एवरी चेंजेस इन्वॉल्व द फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्स में यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस चेंजेस इन्वॉल्व द फ्रिक्शनल। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है आपका काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी में होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, मींस एयर चल रही है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी तो होगा। ये जब फैन मूव कर रहा है डग 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 डग, तो यहाँ पे इसको इमेजिन करेंगे, ये जब मूव कर रहा है कुछ फ्रिक्शन भी तो होगा, तो यहाँ पे हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो बाकी पोटेंशियल से साउंड एनर्जी में ऐसा कोई फ्रिक्शन वर्क नहीं करता है, ना केमिकल से हीट एनर्जी में, और यहाँ पे मोर देन अबव नहीं होगा। तो ये हमारा करेक्टली आंसर हो जाएगा, जिसको आप पढ़ेंगे तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन एज वेल एज इन दी मूविंग कंडीशन, दोनों में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक कोफिशिएंट होता है और डायनेमिक कोफिशिएंट कहलाता है। मींस स्टैटिक में स्थायी रूप से, डायनेमिक में मूविंग रूप से। ठीक, यहाँ पे डायनेमिक का मतलब क्या है, मूवमेंट हो रहा है। तो स्टैटिक कंडीशन में नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क, हेंस नो एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन। और डायनेमिक में क्या है, नो इज मूवमेंट अगेंस्ट द फ्रिक्शन। यहाँ पे डायनेमिक मूवमेंट क्या है, मूवमेंट हो रहा है फ्रिक्शन के अगेंस्ट में हो रहा है, जहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है बाय द वे ऑफ द हीट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूवमेंट क्या होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। तो इसको आप देख लेंगे, बाकी यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं, तो एक बार सिंपली पढ़ेंगे तो आपको ये रिटेन हो जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लिखा है और डिवाइस लिखी हुई है। तो लाइट को इलेक्ट्रिक में करना है तो किससे, किस चीज से कन्वर्ट किया जाएगा, यहाँ पे आपका सोलर सेल में। मीन्स जो है कि आपकी सोलर सेल जो है कि क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करेंगे। इलेक्ट्रिक को साउंड में करना है तो ये आपका करेगा क्या, यहाँ पे लाउड स्पीकर करेगा, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कर देगा। मास को हीट में करना है तो ये आपका कौन सा करेगा, ये आपका करेगा मास को हीट में करने वाला न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे क्या होते हैं, किसी मास को हीट एनर्जी में करते हैं। केमिकल टू हीट एंड लाइट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मास टू हीट में जो है करने वाली चीज है वो न्यूक्लियर होगी। यस, यहाँ पे केमिकल टू हीट एंड लाइट ये करेगा आपका फ्यूल कंबशन, मींस केमिकली और ये हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस करेगा, जैसे बर्निंग ऑफ पेट्रोल और अदर चीजें हो गई। तो ये एग्जांपल्स के थ्रू आप रिटेन रख सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से इसको मैचिंग देख लेंगे और सही आंसर देख लेंगे। फिर कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन टू बी डिफाइन स्पीड। यहाँ पे पहली बार किसने स्पीड को डिफाइन किया था, क्या वो गैलीलियो थे, न्यूटन थे, पोर्टली थे, केपलर थे। तो यहाँ पे गैलीलियो ने पहली बार स्पीड को डिफाइन किया था। ये एक इटालियन फिजिस्ट थे गैलीलियो, इन्होंने क्रेडिटेड विद द फर्स्ट टाइम स्पीड को इन्होंने कंसीडर किया था। और इन्होंने बताया था कि इक्वेशन दी थी जो ये v बाई डी है, मीन्स v स्पीड है, d इज द डिस्टेंस इन टाइम, मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यहाँ पे डी बाई टी। इन्होंने पहले बताया था, v पहले स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते थे, अभी s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉडर्न डे में। तो पहली बार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। न्यूटन ने जानते हैं ग्रेविटी डिस्कवर की थी, बाकी ये दोनों साइंटिस्ट अभी हम पढ़ लेंगे। कैपलर मोशन पढ़ते हैं फिजिक्स में, पोटलमी के भी बहुत सारे, पोटली के भी बहुत सारे लॉ हैं, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। फिर कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, इसको मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन यहाँ पे देखें तो एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि इनर्शिया ऑफ द रेस्ट काम करता है। जैसे ही देखिए कोई भी फोर्स लग रहा है, ये क्या है, मूविंग डायरेक्शन है। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, सडनली ब्रेक अप्लाई हो, ये क्या है, मूविंग डायरेक्शन है, ठीक, मूविंग डायरेक्शन। यहाँ पे अगर ब्रेक अप्लाई हो तो क्या होता है, जैसे ही ब्रेक अप्लाई तो सडनली ये चीज़ यहाँ स्टॉप होती है, तो क्या होता है, आप ऐसे आगे आके फिर हल्का सा पीछे जाते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी ट्रेन हल्का सा स्टार्ट हो रही है तो आपको यहाँ पे, आप लॉ ऑफ इनर्शिया में है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो आप हल्का सा क्या होगा, हेड आपका पीछे जाता है, क्यों, ऐसे हल्का सा पीछे जाएगा, यहाँ पे स्पीड एसिलेशन पकड़ने की वजह से, तो इनर्शिया ऑफ द रेस्ट को वो ब्रेक करता है। तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम करता है। इसको एक बार पॉज करके पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। Is moving along a straight path and takes a sharp turn to the right side suddenly. The passenger sitting in the bus will, अब क्या कर रहा है कि कोई भी बस ऐसे मूव कर रही है और ये यहाँ से आपका मूविंग डायरेक्शन है, तो राइट साइड इस साइड होगा, ठीक। ये क्या कर रहा है कि अगर वो राइट साइड में सडनली ऐसे टर्न कर जाए तो जो यहाँ पे बस में पोजीशन में बैठे हुए हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ थोड़ा सा इसको क्लियर बनाते हैं। ये बस थी, ऐसे जा रही थी और इसने राइट साइड में कर लिया, तो यहाँ पे जो भी बैठा होगा इंसान, अब एक्शन रिएक्शन का फोर्स मींस इनर्शिया मेंटेन करेगा तो ये थोड़ा लेफ्ट साइड को मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पे होगा बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। मींस यहाँ राइट अगर लेफ्ट करते तो ये राइट साइड को कर जाते, कि मींस यहाँ पे क्या, देखिए ट्रेन का डायरेक्शन ऐसे था, यहाँ से हल्का सा पीछे आया तो वो अपोजिट में ही थोड़ा काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। सिटिंग विल बी, मींस बस में जो अंदर बैठा है पैसेंजर सिटिंग, बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसको यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। फिर कह रहे हैं स्टैटिक साइंस एसोसिएट करता है किससे, सिचुएशन ऑफ द रेस्ट से। अब स्टैटिक का मतलब ये होता है स्थायी रूप, मतलब कोई चीज रेस्ट पे है तो ये सिचुएशन ऑफ द रेस्ट पे आ जाएगा। डायनेमिक क्या होता है, मूविंग चीज होती है। मेंटल सिचुएशन तो अलग चीज हो गया, डाटा एनालिसिस अलग चीज हो गया, तो ये दोनों ऐसे एलिमिनेट हो जाने थे। डायनेमिक क्या होता है, मूविंग चीज होती है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। देन कह रहा है कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय विस्लिंग। मीन्स कह रहा है कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पे बैठा हुआ है, propel himself by whistling, or if no external force act on a system its momentum cannot change। मीन्स अगर कोई चीज मूव कर रही है तो कैन नॉट चेंज होगा। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, और इसका आंसर मैं आपको जो है कि बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट जो कि कह रहा है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पर व्हाइल व्हिstling अ मैन यूजेस हिज ब्रेथ एज प्रोपेलेंट टू प्रोपेल हिमसेल्फ। मींस कि अगर आपको सीटी बजानी है तो आप अपनी ब्रेथ का यूज करेंगे, तो मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी जो है कि आपके ड्यू टू मास और मोशन से हो रही है, तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी। हेंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। उसका मोमेंटम जो है कि चेंज नहीं होगा, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट जो है कि इंडिविजुअली तो करेक्ट है। ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग। यहाँ पे आर जो है कि नॉट एक्सप्लेन कर रहा है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। मीन्स यहाँ पे क्या है, रीजन कह रहा है कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम, तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए इंडिविजुअली करेक्ट, बट इट इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। देन कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए आइस देन ऑन दी रोड, बिकॉज क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, आइस के पास कम फ्रिक्शन है देन दी रोड। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, आइस के पास कम फ्रिक्शन है रोड से, तो इसलिए हम वहाँ पे इजिली वॉक नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पे सिंपल सा है कि आपको दिया है कंसीडर दी, यहाँ पे क्या कंक्लूजन स्टेटमेंट से हम ड्रॉन कर सकते हैं। तो इन ए स्टार्टिंग ए लोडेड कार्ट वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। मीन्स अगर आप कोई कार्ट है, यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे कार्ट लिए हैं, अगर कार्ट पे खूब सारा सामान रखा हुआ है तो आपको इसको पुल करना है, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा फोर्स लगेगा, देन ये मूविंग हो जाएगा, तो ये आसान हो जाएगा, क्योंकि देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट मूविंग। मीन्स थोड़ा सा स्टार्ट करने में थोड़ा सा जोर लगता है, उसके बाद जो है कि थोड़ा सा मोमेंटम बन जाएगा, उस पर फ्रिक्शन कम लगने लगेगा व्हील्स पे, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। आई होप ये डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप रिलेट करके समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को। देन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है कि गोल कीपर इन ए गेम फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग। ये देखिए बहुत सा कॉमन सा एग्जांपल है, यहाँ पे कैच आ रहा है और आपके हाथ में आती है, आप हाथ को पुल बैक क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें रेट ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज करना होता है। मीन्स उसके पास क्या है, वो सीधे बॉल आ रही है, एक वेलोसिटी से स्पीड से आ रही है, वो हमारे हाथ में आके एकदम से स्पीड जीरो होती है, तो वो एक फोर्स एग्जर्शन को हमें बचाने के लिए, थोड़ा सा डिक्रीज रेट ऑफ मोमेंटम करने के लिए उसको हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, डिक्रीज द रेट ऑफ द मोमेंटम। बाकी क्या है, अदर ऑप्शन भी देख लीजिए क्यों सही नहीं है।
एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, ऐसा कुछ नहीं है, फोर्स पे बॉल पे फोर्स नहीं, बॉल ही खुद ही हल्के से फोर्स के साथ आ रही है, उसको हम बचाने के लिए करते हैं। फोर्स एग्जेक्टेड बाय बॉल दी हैंड, तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं करते हैं कि इंक्रीज नहीं करना है मोर देन अबव, ये नहीं होगा, हमें उसका मोमेंटम घटाना होता है, ठीक, इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन में दे रखा है कि बाय पुलिंग इज बैकवर्ड हैंड्स द गोल कीपर इंक्रीजेज द टाइम टू होल्ड द बॉल, बाय इंक्रीजिंग टाइम ही डिक्रीजेज द रेट ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे टाइम को इंक्रीज करके आपका मोमेंटम घटाया जाता है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये लॉ किसने दिया था? सिंपल सी बात, ये न्यूटन ने दिया था, थर्ड थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन है, यहाँ से पढ़ लेंगे। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? कोई भी चीज अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे एक स्ट्रिंग में आपने स्टोन बांध के ऐसे घुमा दिया है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलेशन मोशन में होता है। तो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, फ्लाई द ऑब्जेक्ट इन द स्ट्रेट लाइन, मोर अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया कि कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, ये हमारा आंसर होगा। कि मीन्स यहाँ पे किसी भी स्ट्रिंग में धागे में पत्थर बांध के ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे सर्कुलर पाथ में घुमाने की क्षमता रखता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे रिलेट करता है इससे। देन जो है लेटर पढ़ें, तो इफेक्टिव कॉलरिज फोर्स के बारे में पूछा है। कॉलरिज फोर्स मैंने आपके ज्योग्राफी वाले सेशन में अच्छे से कराया है। ये क्यों होता है? ये अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है गाइस। इसको यहाँ पे थोड़ा सा डीप डाउन करने से अच्छा ज्योग्राफी वाले सेशंस आपने देखे होंगे तो वहां से रिकॉल कर लेंगे। कॉलरिज फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड कॉज करता है, मीन्स चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड होता है, ठीक, नॉर्थ में जो है कि राइट हो जाता है, साउथ में लेफ्ट हो जाता है, ये अर्थ के रोटेशन की वजह से मेनली कॉज करता है। तो ये फिजिक्स में भी आता है। कॉलरिज फोर्स इनिशियल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स है, एक्ट करता है मोशन में, फ्रेम ऑफ द रिफरेंस रोटेशन, ये सब चीजें जो है कि लिखी हुई हैं, इसे ही कोलरिस इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर आप चीजें फॉलो कर रहे हैं तो सारी चीजों को फॉलो करेंगे, और ज्योग्राफी में मैंने अच्छे से ये एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहां से काइंडली रिकॉल इट। देन कह रहा है कि एक मैन है, मैन जम्प एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए स्टेशनरी बोट एंड द बोट मूव विद द स्पीड ऑफ द 0.5 मीटर पर सेकेंड। देन कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इज द मास ऑफ द बोट ग्रेटर देन दैट ऑफ द मैन। हमें यहाँ पे मास पूछा गया। देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, फिजिक्स का बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। यहाँ पे आइए इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि मास ऑफ द पर्सन को पहले क्या करना है, एम सपोज कर लीजिए, मास ऑफ द बोट को जो है कि एन सपोज कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, एम क्या है, इट इज द मास ऑफ मैन, एन क्या है, ये है बोट का मास है, ठीक, एन क्या है, बोट का मास है। देन द मोमेंटम ऑफ द बोट प्लस द मोमेंटम ऑफ द पर्सन बिफोर जंप, ये क्या होना चाहिए, नेट जीरो आना चाहिए, ठीक। मोमेंटम ऑफ द क्या है, आपका बोट और पर्सन बिफोर जंप से जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देन द मोमेंटम क्या है ऑफ द बोथ मैन आफ्टर जंप, मीन जो है कि आफ्टर जंप कितना होगा, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, फोर्स इनटू आपका एक्सेलरेशन जो स्पीड होगी। तो यहाँ पे मास इनटू ए मीन्स जो है कि एम इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम इंटू ए, यहाँ पे क्या है, ये मास है, मास इंटू जो है आपका एक्सेलरेशन। यहाँ पे ऊपर देखिए, आपको रिकॉल करा देता हूँ, लेट मी शो यू गाइस। यहाँ पे हमने निकाला था मोमेंटम क्या है, एफ इज टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ भी है। तो इसी चीज से हम रिलेट करके इस चीज को कर रहे हैं। लेट मी बैक टू द क्वेश्चन गाइस। तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर जंप है, तो ये पहला क्या हो गया, मैन का हो गया। और फिर बोट का कितना है, बोट का मास हमने जो है कि मास ऑफ द बोट एन सपोज किया है, और यहाँ पे उसका स्पीड कितना 0.5 दिया है। देन इसको आपको सिंपल करना है कि ये हमारा किसके बराबर होगा, जीरो, मीन्स एम इंटू फाइव एन इंटू फाइव, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। क्यों? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करता है कि ये आपको इनिशियली जो है कि सब कुछ जो है कि जीरो रहना चाहिए, तो ये करेगा, ठीक। अब इसको जो है कि सिंप्लीफाई किया जाए, तो इसको अगर आप इधर भेज देंगे, मीन्स इसको अगर करें तो ये 5n हो जाएगा, ये 0.5n हो जाएगा। तो यहाँ पे जब n बाय m करेंगे, यहाँ पे n बाय m लिखा हुआ है, मीन्स m को इधर और n को इधर भेजेंगे, तो n बाय m कितना आ जाएगा, 5.0.5 आ जाएगा। तो इसको ऊपर करेंगे तो ये सिंपल सा 10 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, रेशियो ऑफ द मास निकल गया, तो 10 टाइम्स आ गया। मास ऑफ द बोट क्या हो गया, 10 टाइम्स ग्रेटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेरिजन करके, मीन्स यहाँ पे कंपेयरिंग बेसिस पे हम जो है कि इक्वेशन बना के निकाल रहे हैं। हमारा इक्वेशन हमको पता है कि हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है कहता है, क्या कहता है कि दोनों जो है कि नेट फोर्स जो है कि नेट मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा। दोनों का मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा। तो हमने क्या किया, मोमेंटम ऑफ द मैन निकाला, बोट निकाला। मोमेंटम ऑफ द मैन निकालने के लिए क्या किया, एम इंटू ए किया, ठीक। तो एम हमने मास सपोज किया था, और यहाँ पे 5 उसकी स्पीड दी हुई थी। बोट का मास एन सपोज किया, 0.5 उसकी स्पीड दी हुई थी।
दोनों का बराबर 0 कर दिया और इनको सिंप्लीफाई कर दिया तो 10 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये समझ में आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में आप यस टाइप करेंगे, यह समझ में आपको आ गया है। देन व्हाट विल बी दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉल। यहाँ पे देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ये सिंपल सा एक कांस्टेंट है, इससे पूछा गया है। मास हमें दिया हुआ इतना और स्पीड दिया हुआ है इतना है, मींस मास जो है कि 0.12 kg है और स्पीड जो है कि 20 मीटर पर सेकंड, इनवर्स लिखा है तो पर सेकंड इसको पढ़ा जाएगा। तो आइए इसको भी आप समझ लीजिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को देखिए, यहाँ पे एक चीज होती है, इसका थोड़ी डेरिवेशन है। देखिए वेवलेंथ को पहली बात तो याद रखिए, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एल से, इसको एल ही मान लीजिए, ठीक, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेवलेंथ क्या होता है, एच अपॉन में पी। एच अपॉन में पी का मतलब क्या है, एच होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। पी मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम जो होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू ए लिख दीजिए या वेलोसिटी लिख दीजिए, ये हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला है। ठीक, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट दिया हुआ है, हमें मास और वेलोसिटी दी हुई है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए प्लैंक कांस्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमारा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड होता है। ठीक, और यहाँ पे इससे कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी देखिए आपको अगर ये सब याद नहीं था, अगर आपको एक कांस्टेंट भी याद रहता तो मैं एलिमिनेशन टेक्निक बता देता हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद था, एल इज टू एच बाई पी याद रहता। प्लैंक कांस्टेंट ऊपर है, मोमेंटम नीचे है। मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या, मास इंटू वेलोसिटी करना पड़ता, मास इंटू वेलोसिटी करना पड़ता। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जब भी कोई चीज यहाँ पे सर्टेन हमें चीज आ रही है 1.2 kg और 20 मीटर पर सेकंड, तो ये तो कुछ हमारा जो ये दे रखा है 34 और 30 और 6.3 से कुछ तो कम होता है, मीन्स अगर कोई चीज किसी से डिवाइड कर रहे हैं 2 के बेसिस पे तो वो थोड़ा कम हो जाता, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाते। और फिर देन इसके बाद क्या होता, आपका इन दोनों में से हमारा ऑप्शन चूज करना होता, तो हमें यहाँ पे चूज करना होता, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते, तो ये आता हमारा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो जाते तो ये 32 आता, मीन्स यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटते तो यहाँ पे 34 मेंटेन रहता हमारा, -34। ये थोड़ा मैं एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करवा रहा हूँ आपसे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी आपको कैलकुलेट थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि ये उत्तराखंड पीसीएस का रीसेंट क्वेश्चन है, तो रीसेंट क्वेश्चन में भी ऐसे आस्क किए जा सकते हैं। तो आप सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखिएगा, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी होता है, प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं इसे, मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसको आप जो है कि कैलकुलेटिव फॉर्म में ऐसे देख सकते हैं। देन यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे। एक ट्रक है, एक कार है, एक मोटरसाइकिल है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, सबके पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। तो कह रहा है कि इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्स आर अप्लाइड देन दे स्टॉप ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो काइनेटिक एनर्जी सबकी इक्वल है, तो सिंपल सी बात है, सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इफ इक्वली स्टॉपिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम दे वुड स्टॉप एट द सेम टाइम, क्योंकि तीनों की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर जो है सबकी सेम है। अगर तीनों पे सेम वेलोसिटी जीरो की जाएगी, तीनों की वेलोसिटी क्या है, वी के स्क्वायर को जीरो करेंगे तो सब जीरो 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 एक टाइम पे ही हो जाएंगी, तो दैट्स वाई इट्स एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल टू जेड, इनके रुकने का टाइम सेम होगा। देन कह रहा है कि ऑफ टू बॉडीज सेम मास ऑफ द सेम मास इज दिस, देन द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। कह रहा है दोनों बॉडी का क्या है, सेम मास है और उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है 4:9, तो वेलोसिटी का रेशियो बताना है। तो सिंपल देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, के वन लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1, तो मास दोनों का सेम है तो कांस्टेंट रखेंगे, वेलोसिटी को v1 और v2 से लिख देंगे, तो इन दोनों का रेशियो k1/k2 कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा ये। देखिए अब कैसे करना है इसको, मैं थोड़ा सा सॉल्व करवा देता हूँ। k1/k2 करेंगे तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर जो है कि कट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये पूरी एंटिटी क्या है, सेम होगी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारी दोनों वेलोसिटी बनेगी, अब यहाँ पे वेलोसिटी v1 वेलोसिटी v2 का स्क्वायर बचा। अब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी 4/9 के रेशियो में दी हुई है, तो हमारी यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर रूट्स है, तो वेलोसिटी v1 और v2 निकालने के लिए स्क्वायर्स को जब इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएंगे। जब ये अंडर रूट में आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/3, 4 का क्या होता है स्क्वायर अगर करेंगे तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट 9 का 3, तो वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, v1:v2 हमारा 2:3 हो जाएगा। एज सिंपल इज दैट गाइज, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। देन यहाँ पे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे कह रहा है कि साइकिल एंड कार्स यूज्ड बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें फ्रिक्शन देना होता है गाइज, यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट ऑफ फ्रिक्शन को इफेक्टिव करना होता है कि इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल रिड्यूस हो, क्योंकि हमें फ्रिक्शन देना है, नहीं तो वो क्या करेंगे, स्मूथली स्पिन करते रहेंगे, तो यहाँ पे ब्रेक ब्रेक का अप्लाई का कॉन्सेप्ट ही हट जाएगा। तो इसीलिए हमें इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन देना है, मीन्स अगर आप समझ पा रहेंगे तो यहाँ पे बियरिंग बॉल्स आपने देखी होंगी, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, तो वो इसीलिए लगाई जाती हैं, बॉल बियरिंग्स इसीलिए लगाई जाती हैं
कि हमारा व्हील और एक्सल के बीच में रिड्यूस हो सके फ्रिक्शन। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया। व्हील बोरिंग टू रिड्यूस दी रोटेशनल फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है, सिंपल सी बात है। फिर सेम बॉल बेयरिंग आर यूज टू कन्वर्ट दी स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू किसमें, वो आपके रोलिंग फ्रिक्शन में करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो उसमें लग रहा है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कर देगा, क्योंकि वो अंदर अंदर रोटेट भी होती रहती हैं। तो ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका, और यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे तो सिंपल सा समझ में आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जिसको एक्सप्लेन किया जाए। ये हैशटैग रेक्टिफिकेशन है, ये ऐसे ही काम करेगा। ये बॉलिंग फ्रिक्शन इसीलिए लगाया जाता है कि रिड्यूस करना है फ्रिक्शन को, कॉन्टैक्ट इनके बीच का घटाना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन सिटिंग इन द कार विच इज एट द रेस्ट। कोई पर्सन कार में बैठा हुआ है, वो रेस्ट पे है। देन द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट विच द फोर व्हील्स ऑफ द कार आर, मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ द कार इज आर। मीन्स यहाँ पे रिएक्शन जो है कि हर कार के व्हील पे आर होगा। व्हेन द कार रन्स ऑन ए स्ट्रेट लेवल रोड, हाउ विल द रिएक्शन ऑफ द आइदर ऑफ द फ्रंट व्हील वेरी। कैसे फ्रंट व्हील वेरी करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, पर आंसर जो है कि सिंपल सा ही है कि कोई भी पर्सन कार में बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हील्स पे जो है कि हर व्हील पे एक रिएक्शन आ रहा है, मीन्स कोई फोर्स लग रहा है यार। तो जब कार जो है कि रोटेट कर रही है स्ट्रेट लेवल मीन, तो स्ट्रेट लेवल रोड मीन्स प्लेन रोड पे रोटेट कर रही है ये कार। ठीक, आई होप ये कार जो है कि यहाँ से मूव कर रही है। तो कह रहा है कि हाउ विल द रिएक्शन एट आइदर ऑफ द फ्रंट ऑफ द व्हील्स, यहाँ पे दोनों फ्रंट व्हील पे कैसा रिएक्शन लगेगा। तो ये जो है कि इक्वल रहेगा, क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू दी आर। क्यों रहेगा, यहाँ पे देखिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ द रेस्ट और हॉरिजॉन्टल मोशन, इट्स वेट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द व्हील्स एंड क्रिएट इक्वल रिएक्शन ऑन द व्हील्स। यहाँ पे सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट लगा है वो है कि जब ये कार मूव कर रही है, यहाँ पे क्या है, आर फोर्स लगा हुआ है, मूव करेंगी तो इन पे भी इक्वली आर फोर्स इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन केस ऑफ द रेस्ट हॉरिजॉन्टल मोशन, वेट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल व्हील्स। यहाँ पे चारों व्हील पे ही आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट है, तो रिएक्शन भी सब पे सेम होगा। तो ये चीज समझ लेंगे। यहाँ पे मेंटेन द कार इन द इक्विलिब्रियम, अदरवाइज टॉर्क विल प्रोड्यूस एंड कार विल टॉपल। टॉर्क जो है कि फोर्स की एक क्वांटिटी है, अभी आगे आएगा तो समझा देंगे। हेंस सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन कह रहा है कि ऑयल टैंकर पार्शली फिल्ड विद ऑयल एंड मूव्स। यहाँ पे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे ऑयल टैंकर हो गया, ठीक, यहाँ पे ये ऊपर से यहाँ पे गैप है, ऑयल टैंकर यहाँ पे ये मूविंग वाला चीज है, यहाँ से मूव कर रहा है ये। इसको पार्शली फिल क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल विद द लार्जर डेप्थ एट द रियर एंड। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जब मूव करेगा तो ये ऐसा तो नहीं है कि ऑयल जो है कि स्टैटिक रहेगा, ये क्या होगा, वेव्स क्रिएट करेगा, उससे एनर्जी क्रिएट हो सकती है जिससे हमारा खतरा होता है ऑयल में फ्रिक्शन की वजह से आग लगने का। तो इसीलिए तो यह करें कि ऑयल टैंकर पार्शली फिल्ड विद द ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन द लेवल रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल देन इट इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल विद द लार्जर डेप्थ एट द रियर एंड। मींस यहाँ पे रियर एंड पे ज्यादा डेप्थ हो जाएगा अगर ये मूव करेगा तो वेव की वजह से। दैट्स वाई इसको पार्शली फिल्ड किया जाता है कि वो वेव मोशन को वो कर सके, मींस थोड़ा बैलेंस कर सके। और इसका जो है कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको एनिमेशन में देखना तो वो वीडियो में शॉर्ट्स में डाल दीजिए, पार्सली फिल्ड ऑयल टैंक एक्सप्लेन, तो आपको थोड़ा एनिमेशन में ये थोड़ा एक्सप्लेन मिल जाएगा। देन कह रहा है कि ये फोर व्हील व्हीकल मूविंग इन ए शार्प सर्कुलर पाथ एट द हाई स्पीड विल। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक फोर व्हील व्हीकल है मूविंग इन द शार्प सर्कुलर पाथ एट द हाई स्पीड विल, क्या होगा, मीन्स कोई भी चार पहिए वाला व्हीकल है शार्प सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, हाई स्पीड में मूव कर रहा है, तो एक ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील। ठीक, क्या ये सही होगा, ओवरटर्न करेगा इनर व्हील को, स्किट आउटवर्ड करेगा, स्किट इनवर्ड करेगा। जब भी कोई शार्प टर्न ले रहा है तो यहाँ पे आउटर व्हील ही, मीन्स यहाँ पे देखिए दो व्हील है तो ये शार्प टर्न है, तो ये आउटर व्हील और इनर व्हील, तो आउटर व्हील पे ही आपका क्या होगा, ओवरटर्न होगा। और स्किट आउटवर्ड ही करेगा, मीन्स जो है कि आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन से ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो ये आउटर व्हील्स पे ही स्किटिंग आएगी। तो यहाँ पे पहला और तीसरा होगा, इनवर्ड वाले ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। तो ए इज दी अवर आंसर, यहाँ पे पढ़ लेंगे आप। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में दो टाइप ऑफ द फोर्स, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। ठीक, दोनों में डिफरेंस मैंने आपको ऊपर समझाया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंटर में रह के, और सेंट्रीपिटल उसको मूविंग रोटेट करते रहता है। ठीक, तो दे हैव द अपोजिट इम्पैक्ट, दस ऑब्जेक्ट रिमेन इन द बैलेंस। यहाँ पे फोर व्हील का जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जो मूविंग फास्टर देन द रिलेटिव स्पीड, देन इट स्किड आउटवर्ड, बट द फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इंश्योर द कार टू हैव द कर्व पाथ। वो कर्व पाथ को मेंटेन करने में
हेल्प करता है। ठीक, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स उस कर्व पाथ को सर्कुलर पाथ में मूव कराना है, तो उस कर्व पाथ को सेंट्रीपिटल मूव करता है ऑन द शार्प सर्कुलर पाथ। अगर आउटर पोर्शन ऑफ द रोड इज नॉट रेज्ड देन द व्हीकल विद द हाई स्पीड स्किड आउटवर्ड एंड विल ओवरटर्न अबाउट आउटर व्हील्स। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया। देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ होते हैं कि यहाँ पे साइंस के कॉन्सेप्ट लगते हैं, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, बट आप उसको थोड़ा इमेजिन करके समझेंगे तो आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे क्या मुझे थोड़ा और डेप्थ में जाके समझाने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि देख रहा हूँ सेशंस आप लोग बहुत कम ही लोग देखते हैं और मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, तो यहाँ पे नहीं तो मैं थोड़ा शिफ्ट टूवर्ड कर जाऊँगा। यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स सही नहीं आता आई विल शिफ्टिंग टूवर्ड्स व्हाट द मेंस पार्ट ऑफ द यूपीपीएससी। देन यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटमैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल with rolls on the level ground. After covering a short distance, the ball comes to the rest and the ball shows to stop because क्यों स्टॉप होता है, क्योंकि इस पे क्या होता है अपोजिंग फोर्स लगता है, मीन्स फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन से। सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको एक बार पढ़ते हैं और सिंपल से इमेजिन करते हैं कि आप किसी बॉल बॉल को हिट कर रहे हैं तो उसके बाद सर्टेन वेलोसिटी रहेगी, अगर वो ग्राउंड को हिट करते हुए जाते हैं फ्रिक्शन काम करेगा, तो अपोजिंग फोर्स की वजह से वो स्टॉप भी होगी। देन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वेलोसिटी का। ए बस कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v1 एंड सेकंड हाफ विद द v2, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अब एवरेज स्पीड का देखिए फॉर्मूला, ये मैथ में आपने रीजनिंग पढ़े तो एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस लिया जाता है और टोटल टाइम लिया जाता है। अब टोटल टाइम निकालने का भी हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक, टोटल टाइम निकालने के लिए कैसे, स्पीड को डी इंटू टी, मीन्स यहाँ पे टाइम निकालने के लिए आपको टोटल टाइम जो है कि सिंपली जो टाइम दिया है उससे नहीं कैलकुलेट करेंगे, वी बाई डी करेंगे, जो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल जो है डी है, तो डी बाई टू दो डिस्टेंस हो जाएगी। टाइम वन क्या लगा, यहाँ पे टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय डी बाई टी होता है, तो टी इधर ट्रांसफर कर देंगे तो टी इज इक्वल टू डी बाई एस आ जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस इतनी है, स्पीड v1 मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। देन ये हमारा सेकंड टाइम हो जाएगा, वेलोसिटी v1 वेलोसिटी v2, ये टाइम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो डिस्टेंस तो हमारी टोटल डी ट्रेवल की गई है पर कितने में, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए डी टू वी वन प्लस डी टू वी टू, ये दोनों हो जाएगा। अब इसको जो है कि ये नीचे वाला सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ऊपर तो डी आपका मेंटेन है, तो यहाँ पे डी आएगा और यहाँ पे वन अपॉन में टू वी वन प्लस वन अपॉन में टू वी टू आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए एलसीएम जो है कि आपका आ जाएगा, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ पे अगर हम ले तो टू वी वन वी टू आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो है कि टू वी वन करेगा तो यहाँ पे वी टू प्लस वी वन आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या है टू वी वन, ठीक, यहाँ पे वी टू प्लस वी वन आ जाएगा, और इसको जो है कि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू वी वन वी टू आ जाएगा, डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाएगी। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंपल सा फॉर्मूला को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है, तो टू वी वन अपॉन में वी टू हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल, एवरेज स्पीड हो जाएगी, तो एवरेज स्पीड क्या होगी टू वी वन अपॉन में वी टू। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, ये हमने ऊपर ही पढ़ा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, ये ऊपर ही कर लिया था हमने, यहाँ से इसको देख सकते हैं। वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन पे वर्क करती है, क्योंकि आप देखते हैं अंदर रोटेटिंग स्पिनर लगाता है जो सेंट्रीफ्यूगेशन पे वर्क करता है, तो इट इज एज सिंपल। देन यहाँ पे कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क, ये किससे होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से होता है। मीन्स क्रीम को अगर आपके दूध की मलाई को निकालना है तो वो चर्निंग किस वजह से होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होती है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी है, अब ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसमें जो है कि कैपलर फोर्स और ये सब हमें पढ़ने हैं, तो कैपलर के मोशंस यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट सेशन में आपको करा दूंगा, तो ये सब नेक्स्ट सेशन में होगा। अब यहाँ क्या है कि आपको डिवाइसेज रखनी है गाइस। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये सब करा दिया है, यहाँ पे आपको जितने भी ये डिवाइसेज हैं, मेजरिंग डिवाइसेज एंड द स्केल, इसको थोड़ा रटना होता है। ये क्वेश्चंस देखिए मैं आपको नहीं कराऊंगा, बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हिंट आउट कर दूंगा ये कैसे ये सारे इंस्ट्रूमेंट याद रखने हैं, और बाकी ये सब क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड कर दूंगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। हैशटैग रट्टाफिकेशन ही है इसमें, तो इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है। अब इसको याद करने की टेक्निक क्या है, देखिए अल्फाबेटिकली ये पूरे बुक में दिया हुआ है, ये पीडीएफ मैं आपको जो कि टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा आफ्टर दिस सेशन, वहाँ पे आपको मिलेगा, उससे आप एक्सेस करके चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अब जैसे देखिए एल्टीट्यूड की बात है, यहाँ पे कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करेगा एल्टीट्यूड ऑफ ए ऑब्जेक्ट और मेनली इन एन एरोप्लेन, तो वो क्या होगा एल्टीट्यूड से याद रखिए एल्टी मीटर, तो एरोप्लेन एल्टी मीटर क्या मेजर करेगा, हमारा एल्टीट्यूड मेजर करेगा, तो इससे याद रखेंगे।
देन एमीमीटर है, ये करंट से याद करना है, इलेक्ट्रिक करंट, तो एमीमीटर इलेक्ट्रिक की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, तो उससे याद रख सकते हैं। देन कह रहा है कि एनीमोमीटर है, स्पीड ऑफ द विंड एयर प्रेशर है। एक्शन है, यहाँ पे हीटिंग पावर और इंटेंसिटी ऑफ द सोलर सोलर रेडिएशन, तो कुछ एक्शन हो रहा है, तो एक्टियोमीटर है। एसिलरोमीटर है, तो एसिलरेशन और वाइब्रेशन, एसिलरेशन से एसिलोमीटर है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करेंगे और याद करेंगे, तभी ये सब चीज़ें होंगी। और इसमें देखिए समझाने वाली चीज़ है नहीं, हैशटैग रट्टाफिकेशन आपको करना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर क्लियर होगा। क्या होगा, हैशटैग रट्टाफिकेशन करना होगा, तभी ये चीज़ क्लियर होगी। और यही होते हैं फ्री के मार्क्स होते हैं, तो इस चीज़ को आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे और इस चीज़ें जो है कि कवर करेंगे इसी तरीके से। जैसे बारोग्राफ हो गया, बार जो है कि प्रेशर की यूनिट है, तो यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करेगा, ठीक है। अगेन से जो है कि बारोग्राफ है, बारोमीटर क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगा। बारोग्राफ क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। बोलोमीटर है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वाया हीटिंग मटेरियल टेम्परेचर डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करेगा, ठीक। कैलिपर्स है, कैलोरीमीटर है, इसी तरीके से सारे जो है कि आपको थोड़े मैंने हिंट दे दिया, इस तरीके से आप अपना खुद का बनाएंगे। देखिए यहाँ पे खुद का बनाएंगे तो ज़्यादा रिटेन करेंगे, मैं यहाँ पे लंबा क्लास करके इसको वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता। ये एक हैशटैग आपका आपके ट्रस्ट पे होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप जो ही करेंगे। जैसे डायनमो हो गया, मैंने बताया क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो है कि थोड़ा-थोड़ा आप रिलेट करके करेंगे। जैसे इवेपोरीमीटर हो गया, इवेपोरेशन से है, ठीक, उसको मेज़र करेगा इंस्ट्रूमेंट, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या रहता है, इवेपोरीमीटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है कि मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा गाइज़। और कहेंगे तो आप जो है कि इसकी ट्रिक्स होगी कुछ, तो मैं थोड़ा नोट्स में आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसको वन लाइनर में, जैसे मैंने आपको सेशन 1 में बायोलॉजी में करके दिया था, सारे स्टडी ऑफ ये, तो इसको भी मैं वन लाइन में कन्वर्ट करके आपको टेलीग्राम पे सिंपली अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर लेंगे। तो विद दिस गाइज़, आपके होप पे, मैं आपके ट्रस्ट पे इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, इस होमवर्क को आप ज़रूर करेंगे और ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप इसको एक्सेस कर लेंगे। बाकी ये सब प्लेलिस्ट है, आप विज़िट कर सकते हैं चैनल पे और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमने ये दोनों चैप्टर भी कवर कर लिए। सेल यहाँ तक कवर हो चुका है और बाकी चीज़ें जो है कि हम कवर करते रहेंगे अपने सेशंस में आने वाले। और साइंस को ही जल्दी मैं ख़त्म करूँगा और इसको थोड़ा स्मूथली फेस से ले जाऊँगा गाइस, क्योंकि मैंने देखिए वीडियो डाला, यहाँ पे 4-5 बच्चों ने कमेंट किया कि सर वीडियो डाल दीजिए, कमेंट किया वीडियो डालने के बाद, बट दे आर नॉट वॉचिंग, स्टिल दे आर नॉट वॉचिंग। तो सेशन अपलोड करने का फ्रिक्वेंटली ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता है कि आप लोग देख नहीं रहे हैं। और यहाँ पे सेशंस अपलोड करने का मोटिवेशन है कि आप लोग देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, तो मुझे अच्छा लगता है, तो उससे चीज़ें जो है कि और बूस्टअप होती हैं। तो आई होप इस चीज़ को आप करेंगे। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले पोलिंग की थी, इस सेशन में मैं बता रहा हूँ पोलिंग की थी, तो बच्चे जो आप लोग हैं मेरे फ्रेंड्स, माय फेलो एस्पिरेंट्स, यूपीपीएससी मेंस की बात कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थ्रू ऑल माय नोट्स। और इसको जो है कि मैं अपने नोट्स से और कंसोलिडेटेड अपडेटेड वैल्यू एडिशन करा के, वैल्यू एडिशन मटेरियल के साथ आपको मेंस की प्रिपरेशन को बूस्ट कराने के लिए, क्योंकि देखिए अपना यूपीपीएससी प्रीलिम्स है दिसंबर 6 को, तो अभी टाइम है, थोड़ा मेंस बूस्ट कर लेते हैं, देन प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ों को करेंगे। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को अपलोड करना शुरू करूँगा, थोड़ा अभी स्ट्रेटजी सेशन लूँगा मेंस का, देन लेटर ऑन उसके साथ-साथ हम अदर चीज़ों को भी अपलोड करेंगे। जैसे मेंस के सारे सेशन होंगे, जहाँ जीएस 5 और 6 का आपके पास कंटेंट नहीं रहता है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैंने प्यारा कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, और वो जल्दी ही वैल्यू एडिशन कंप्लीट होने के साथ मैं सेशंस को अपलोड करना शुरू कर दूँगा। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल गाइज़, यहाँ पे चैनल पे जुड़े रहिए अपने इस यूट्यूब एस्पिरेंट ऑर्बिट पे, क्योंकि हमें अपने एस ऑर्बिट ऑफ द नॉलेज से सक्सीड करके हमें ऑर्बिट ऑफ सक्सेस में जाना है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है और हमेशा याद रखिए, राइट ऑर्बिट, राइट अफेयर मीन्स राइट रिजल्ट। तो विद दिस हम अपने सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। साइनिंग ऑफ दिस साइड, आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।